पूर्व मौर्य काल कहिए इसको, या इसी को आप लोग महाजनपद काल कहिए। क्या कहिए? महाजनपद काल कहिए, या इसी को बेटा आप लोग क्या करिए, बुद्ध काल कहिए, या इसी को 600 बीसी कहिए। ध्यान दीजिए बेटा, सब एक ही है बेटा। पूर्व मौर्य काल कहो, चाहे महाजनपद काल कहो, चाहे बुद्ध काल कहो, चाहे 600 बीसी कहो, ये सभी क्या है बेटा, एक ही चीज है, एक ही टॉपिक है। ठीक है बेटा। हम लोग सबसे पहले हमने कहा कि एक पॉइंट देखेंगे, स्रोत। क्या देखेंगे बेटा? स्रोत की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक स्थिति की बात हम लोग करेंगे। किसकी बात करेंगे? राजनीतिक स्थिति। कल इतना किया था आप लोगों ने ना। राजनीतिक स्थिति की बात हम लोग करेंगे बेटा। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति की बात करेंगे बेटा हम लोग। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। और यहां पर धर्म एवं दर्शन की बात करेंगे। धर्म एवं दर्शन। ध्यान दीजिए बेटा, हम लोग किसकी किसकी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले स्रोत की या साक्ष्य की बात करेंगे बेटा। दूसरा पॉइंट होगा राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे। राजनीतिक स्थिति में देखेंगे हम लोग कि इस समय गंगा घाटी में क्या हो रही है बेटा, तीन घटनाएं हो रही हैं। क्या हो रही हैं? तीन घटनाएं हो रही हैं। एक तो 16 महाजनपदों का उद्भव हो रहा है, ठीक है बेटा, और 10 गणराज्यों का उद्भव हो रहा है, और उसी के मध्य से मगध के साम्राज्यवाद का उद्भव हो रहा है। किसका हो रहा है? मगध के साम्राज्यवाद का उद्भव। ठीक है। तो इसी के बाद हम लोग, देखो बेटा एक चीज याद रखिएगा, आप लोग नोट वाले सेक्शन में थोड़ा ज्यादा जगह छोड़िएगा, क्योंकि बेटा मैं यहाँ पर महाजनपद की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति बताऊंगा, धर्म दर्शन बता लूंगा। इसके बाद थोड़ा बहुत मैं आपको जो है मगध के जो वंश है, जैसे हर्यक वंश हुआ, शिशुनाग वंश हुआ, नंद वंश हुआ, इनके से संबंधित फैक्ट जो है, जो पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम नोट में साइड वाले सेक्शन में करवा देंगे। ठीक है, जिससे वो भी आपका छूटने न पाए। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सामाजिक जीवन की बात करेंगे बेटा यहाँ पर, फिर आर्थिक जीवन की बात करेंगे, और धर्म दर्शन की बात करेंगे बेटा। धर्म दर्शन में दो मिलेंगे आपको। सबसे पहले भौतिकवादी दर्शन देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे बेटा? भौतिकवादी दर्शन की बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग मध्यम मार्गी की बात करेंगे। मध्यम मार्गी, और मध्यम मार्गी में दो धर्मों की बात करेंगे बेटा। जैन धर्म की बात करेंगे हम लोग, और किसकी बात करेंगे? बौद्ध धर्म की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है। ये तो एक आपका जो है सांचा बन गया, ढांचा बन गया। ठीक है। स्रोत की बात करें बेटा हम लोग, तो यहां पर दो प्रकार के स्रोतों की बात हम लोग करेंगे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे बेटा हम लोग, और साथ ही साथ क्या करेंगे, पूरा तात्विक स्रोत की बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे और पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत में हमने आपसे कहा बेटा क्या क्या करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ ने, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण साहित्य की बात करेंगे, बौद्ध साहित्य की बात करेंगे, और
जैन साहित्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? जैन साहित्य। क्या कहा हम लोगों ने? साहित्यिक स्रोत में क्या करेंगे? 3 प्रकार के स्रोतों की बात करेंगे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। पुरातात्विक स्रोत की जब बात हम करेंगे तो यहां पर क्या करेंगे बेटा? 2 चीजों को हम लोग देखने की चर्चा किए थे। क्या देखेंगे? हाँ, मृदभांड और आहत सिक्का। मृदभांड और आहत सिक्का। देखो बेटा, मैंने सोचा था कि वेदांगों की चर्चा कम में करके निकाल दूंगा, लेकिन कुछ बच्चे मुझे लग रहा है कि नए, पहली क्लास है। कौन कौन से बच्चे जो बच्चों की पहली क्लास है? हाँ, कोई नहीं है, सब पुराने हैं। हर इधर हैं बेटा, सब बच्चे हैं। नहीं नहीं बेटा, और नया मिलेगा उसमें। उसमें कुछ नया चीजें मिलने वाली हैं, इसीलिए मैं और कर रहा हूं। ठीक है, हाँ हो गया, प्रिंट होने गया है, आप लोग को मिल जाएगा। सब आए थे बेटा, हम सीखे। अब देखो बेटा, हम लोग क्या है, ब्राह्मण साहित्य की बात कर रहे हैं। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहाँ पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहाँ पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अन अकेडमी IS, इंडिया बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। ध्यान दीजिएगा बेटा, हम लोग ब्राह्मण साहित्य की बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे? 6 वेदांगों की बात करेंगे। ये वेदों को समझने में इनकी क्या होती है? अहम भूमिका होती है। वेदांगों की क्या होती है बेटा? अहम भूमिका होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा की बात करेंगे। नंबर 2 पर कल्प की बात करेंगे। ठीक है, नंबर 2 पर किसकी बात करेंगे? कल्प की बात करेंगे। फिर व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण की बात करेंगे। फिर ज्योतिष की बात करेंगे। ज्योतिष की बात करेंगे। निरुक्त की बात करेंगे और छंद की बात करेंगे। ध्यान दीजिए बेटा कि हम लोग क्या है, 6 वेदांगों की बात करने जा रहे हैं। हमने क्या कहा? पहला आपको शिक्षा मिलेगा, दूसरा कल्प, फिर व्याकरण की बात हम लोग करेंगे, ज्योतिष की बात करेंगे, निरुक्त की बात करेंगे और छंद की बात करेंगे। इनकी बात हम लोग करेंगे। देखिए, जो कल्प सूत्र है बेटा, ये कल्प जो है, इसके 4 सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा स्रोत सूत्र। ठीक है बेटा, स्रोत सूत्र होगा। दूसरा होगा गृह सूत्र। तीसरा होगा धर्म सूत्र। और चौथा होगा शुल्व सूत्र। हाँ रुका, बता रहे हैं। स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र पहला है, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र और चौथा है शुल्व सूत्र। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। हमने स्रोत में आपको शिक्षा भी पढ़ाया है, कल्प भी पढ़ाया है, व्याकरण भी पढ़ाया है, ज्योतिष भी, निरुक्त भी और छंद भी। ठीक है,
तो क्या करें, पुराने बच्चे जो है पुराने नोट्स को एक बार क्या करेंगे, देख लेंगे और पूरी क्लास को क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, हम थोड़ा बात करेंगे तो कल्प सूत्र की बात करेंगे, और कल्प सूत्र में स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र की बात करेंगे। ठीक है बेटा, स्रोत सूत्र में लिख लीजिएगा, स्रोत सूत्र में लिखिएगा, यह कर्मकांडों का संकलन है। कर्मकांडों का संकलन है। क्या है बेटा, ये कर्मकांडों का संकलन है। ठीक है, गृह सूत्र में आइए। इसमें गृहस्थ हेतु नियम दिए गए हैं। गृहस्थ हेतु नियम दिए गए हैं। गृहस्थ हेतु नियम दिए गए हैं। ठीक है बेटा, धर्म सूत्र में आ जाइए। इसके तहत हिंदू विधियों का संकलन, इसके तहत हिंदू विधियों का संकलन, हिंदू विधियों का संकलन किया गया है। किया गया है। इसके तहत हिंदू धर्म से संबंधित, हाँ, हिंदू धर्म से संबंधित सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक नियमों का संकलन किया गया है। धार्मिक नियमों का संकलन किया गया है। अब बेटा अंत में आ जाइए शुल्ब सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इसको लेकर आ चुका है। शुल्ब सूत्र में आइएगा बेटा, लिखिएगा, यह गणित से संबंधित पुस्तक है। गणित से संबंधित पुस्तक है। गणित से संबंधित पुस्तक है। भारतीय ज्यामिति का विकास, भारतीय ज्यामिति का विकास इसी से माना जाता है। इसी से माना जाता है। इसके तहत इसके तहत विभिन्न यज्ञों में, विभिन्न यज्ञों में बनाई जाने वाली, बनाई जाने वाली वेदिका के निर्माण की चर्चा की गई है। वेदिका के निर्माण की चर्चा की गई है। बौद्ध साहित्य में केवल इतना लिख लीजिए बेटा, त्रिपिटक, तीन पिटक, क्योंकि मैंने वहां पढ़ाया है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, झूठे लिख के नोट्स में भारी नहीं करना है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में क्या करेंगे बेटा, त्रिपिटक की बात करेंगे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक की बात करेंगे। आपको मैं पढ़ा चुका हूं। जन साहित्य में एक तरफ लिख लीजिए बेटा आगम साहित्य या प्राकृत भाषा साहित्य। जैन साहित्य में बेटा प्राकृत भाषा साहित्य, याद रखिएगा, हमने ये सब चीजें पढ़ा दिया है।
जैन साहित्य की बात अगर करें बेटा हम लोग, जैन साहित्य में एक तरफ लिखिएगा प्राकृत भाषा साहित्य, प्राकृत भाषा साहित्य, और क्या है बेटा, संस्कृत भाषा साहित्य। संस्कृत भाषा साहित्य। प्राकृत भाषा में हमने क्या बताया है बेटा, आगम साहित्य की चर्चा की है। किसकी चर्चा किया है बेटा, आगम साहित्य। और हमने बताया कि इसमें बेटा 12 अंग होते हैं, 12 उपांग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 छेद सूत्र होते हैं, 4 मूल सूत्र होता है, 1 नंदी सूत्र होता है और 1 अनुयोग। ये पूरा मैंने बताया है आपको। ठीक है बेटा, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। और संस्कृत भाषा साहित्य में मैंने लगभग 5 पुस्तकों की बात की है। याद आ रहा है? हाँ, उनको यहां पर आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस को बहुत खराब नहीं करना है हमको, नोट्स को। जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं बाद में उसको रिवाइज करा के जगह जगह लिखवाना ठीक नहीं, केवल बता देना क्या है, जरूरी है। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो है देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें बेटा, अगर पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत की बात करें बेटा, तो हमने 2 चीजों को आपको बताया है। एक हमने बताया था मृद भांड, मृद भांड। तो हमने कहा बेटा यहां पर कौन सा मृद भांड मिलेगा, हाँ, उत्तरी, उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड। क्या मिलेंगे बेटा, उत्तरी काले पालिशदार मृद भांड, जिन्हें आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, और मृद भांड के बाद आपने क्या पढ़ा बेटा, आहत सिक्का, आहत सिक्का, इसी को हमने क्या कहा बेटा, पंच मार्क्ड सिक्का या कोइन। हमने इसी को कहा बेटा प्रारंभिक सिक्का। क्या कहा बेटा, इसी को हमने प्रारंभिक सिक्का कहा। इसी को हमने कहा बेटा बुद्धकालीन सिक्का। क्या बेटा बोला, बुद्धकालीन सिक्का। इसी को हमने कहा 600 BC के सिक्के। क्या कहे, 600 BC के सिक्के, ध्यान दीजिएगा। इसी को हमने क्या कहा बेटा, आहत सिक्का कहा, उसी को पंचमार्ट सिक्का कहा, इसी को प्रारंभिक सिक्का कहा, इसी को बुद्धकालीन सिक्का कहा, और इसी को हमने क्या कहा बेटा, 600 BC के सिक्के। याद रखिएगा बेटा, हमने कहा 2 धातुओं से बनाए जाते थे, चांदी और, चांदी और तांबे से। पूरा भूल गए आप लोग, हाँ यह सर बड़ा कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। चांदी और तांबे से बने हुए थे बेटा। हमने क्या कहा था, आहत सिक्के 2 धातुओं के बने थे, चांदी और तांबे से। चांदी में मैंने 2 सिक्कों का नाम लिया था, एक करशापण, क्या बताया था बेटा, करशापण, और दूसरा क्या बताया था, शतमान। शतमान और करसापण क्या थे बेटा, चांदी के सिक्के थे। और तांबे के सिक्कों की बात की तो 2 सिक्के बताए, एक का नाम माशक बताया, क्या बताया, माशक, और दूसरी का नाम कांकिड़ी, कांकिड़ी, माशक और कांकिड़ी। ये पुरातात्विक साक्ष्य है, याद रखिएगा बेटा। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य में अगर मृदभांड के विषय में पूछा जाएगा तो उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, ये यहां भी रहेगा, आगे चल के मौर्य काल में भी आपको यही मृदभांड दिखेगा। आहत सिक्का में बेटा आपको 2 धातुओं के सिक्के मिलेंगे, चांदी के और तांबे के। तांबे के सिक्के सर्वाधिक मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, तांबे के सिक्के क्या मिलेंगे, सर्वाधिक मिलेंगे। चांदी के सिक्कों में 2 सिक्के हैं, करशापण और शतमान, और तांबे के सिक्के में माशक और कांकड़ी।
ठीक है बेटा? चलिए बेटा, हो गया? अब हम लोग पूर्व मौर्य काल की राजनीति व्यवस्था को देखेंगे। पहले आप समझेंगे, बंद कर दीजिए, कलम रोक लीजिए। ठीक है बेटा? हम लोग पूर्व मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। पूर्व मौर्य काल की या पूर्व मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, हम लोग पूर्व मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे बेटा। और ध्यान दीजिएगा, हम लोग देख रहे हैं इसमें कहां की बात करने जा रहे हैं, गंगा घाटी की बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा कि इस समय गंगा घाटी में, अर्थात 600 बीसी में गंगा घाटी में क्या होती है बेटा, तीन घटनाएं होती हैं। मत लिखना अभी, समझो क्या हो रही है बेटा, तीन घटनाएं हो रही हैं। हम लोग बेटा पूर्व मौर्यकालीन या बुद्धकालीन या 600 बीसी या महाजनपद कालीन राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इस समय गंगा घाटी में क्या हो रही है, तीन घटनाएं हो रही हैं। क्या हो रही हैं, तीन घटनाएं। एक घटना ये हो रही है कि 16 महाजनपदों का क्या हो रहा है बेटा, उद्भव हो रहा है। क्या हो रहा है, 16 महाजनपदों का उद्भव। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक घटना यह हो रही है कि 16 महाजनपदों का क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है। और दूसरी घटना की बात अगर हम लोग करें बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि 10 गणराज्यों का उद्भव हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, 10 गणराज्यों का उद्भव। क्या मिल रहा है बेटा, 10 गणराज्यों का उद्भव मिल रहा है। और एक घटना और हो रही है, मगध के साम्राज्यवाद का उद्भव। मगध के साम्राज्यवाद का उद्भव। ध्यान दीजिए बेटा, तीन घटनाएं आपको देखने को मिली। एक मिला 16 महाजनपदों का उद्भव हो रहा है, दूसरा बेटा 10 गणराज्यों का उद्भव हो रहा है, और तीसरा क्या हो रहा है कि मगध के साम्राज्यवाद का उद्भव हो रहा है। तीन घटनाएं आपके सामने हो रही हैं, वो भी कहां हो रही हैं, गंगा घाटी में। याद रखिएगा बेटा, ये तीन घटनाओं के तहत दो तरह की व्यवस्था आपको देखने को क्या है, मिलेगी। क्या मिलेगी, दो तरह की व्यवस्था। एक होगी राजतंत्रात्मक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। एक व्यवस्था का नाम क्या होगा बेटा, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। और दूसरी व्यवस्था का नाम होगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या मिला आपको, तीन तरह, तीन घटनाओं के दो व्यवस्था मिली। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में बेटा क्या होता है, राजा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, वो निरंकुश होता है और वंशानुगत होता है। ठीक है, मौर्य की जब बात करेंगे तो वहां भी एक बात करेंगे हम लोग। गण जो होता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था में, उस संपूर्ण व्यवस्था को गण या समूह मिलकर चलाता है। ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कि पूर्व मौर्य काल में गंगा घाटी में तीन घटनाएं हो रही हैं। अब हम लोगों को यहाँ जो पढ़ना है, 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, 10 गणराज्य कौन थे, और इसके बाद मगध पे हम लोगों को क्या करना है, प्रकाश डालना है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपसे कहा है, अभी भी बता रहा हूं बेटा, कि अगर मगध की बात करें बेटा, ध्यान दीजिएगा, मगध साम्राज्य की बात करें और मगध साम्राज्य में वंशों की बात करें, वंश, तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है। यहां के वंशों की बात करें तो महाभारत, ध्यान दीजिएगा बेटा कि, और सुन लीजिए, मैंने पहले भी बताया है, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार। क्या है बेटा, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार हो जाएगा। और दूसरा होगा बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार। ध्यान दीजिएगा बेटा, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार अगर देखेंगे तो पहला वंश मगध का होगा बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश होगा बेटा, बृहद्रथ वंश।
इसके बाद तब आपको हर्यक मिलेगा। क्या मिलेगा? हर्यक वंश। इसके बाद क्या मिलेगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश मिलेगा। और इसके बाद बेटा आपको क्या है? नंद वंश या नव नंद वंश इसको कहते हैं। इसमें 9 शासक हुए इसलिए नव नंद वंश ये मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार जब देखेंगे तो पहला वंश क्या हो जाएगा बेटा? हर्यक वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। दूसरा हो जाएगा शिशुनाग वंश। क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश। और तीसरा आपका हो जाएगा नंद वंश। और चौथा हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, केवल समझिए, बहुत ज्यादा इनको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ लोगे बेटा चीजों को तो अपने आप क्लियर रहेंगे। देखो बेटा, आप देखोगे महाभारत एवं पुराणों के अनुसार की बात जब करोगे तो जब बृहद्रथ वंश में जाओगे बेटा तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको 4 शासक मिलेंगे। एक मिलेगा मिलेगा वसु, दूसरा मिलेगा बृहद्रथ, केवल समझो सुनो। चौथा तीसरा मिलेगा रिपुंजय, नहीं सॉरी जरासंध। कौन मिलेगा? जरासंध। आप लोगों को तो याद हो गया है भाई, मैं भूल जा रहा हूं लेकिन आप लोगों को याद है। जरासंध है। और अंतिम कौन मिलेगा यहां पर बेटा? रिपुंजय। रिपुंजय की हत्या कौन करता है? पुलीक। पुलीक नामक व्यक्ति क्या कर देता है? रिपुंजय की हत्या कर देता है। ठीक है, ये बस कहानी याद रखना कि अगर महाभारत और रामायण के अनुसार पूछेगा, पुराणों के अनुसार पूछेगा, वंश को पूछेगा तो ये होगा। लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार पूछेगा तो ये क्रम होगा। याद रखना बेटा, तिथि याद करने की जरूरत एकदम नहीं। इतिहास में वो जमाना गया कि जो है तिथि से क्वेश्चन आता था, एकदम समय पूछता था। अब वो चीजें गई, अब वो समय गया। अब क्या है कि बेटा एकदम क्रमबद्धता चीजों की याद रखो बेटा। चैप्टर का क्रमबद्ध, उसमें वंश है तो उस वंशों का क्रम, पॉइंट टॉपिक के क्रम, एक एक चीज के क्रम में रखो। बकिया चीजें अपने आप दिमाग में क्या है? बैठ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये काम कर लीजिए, आप लोग बना लीजिए। हाँ बेटा, बेटा केवल यहां से बनाओ। पूर्व मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था, गंगा घाटी, 3 घटनाएं, 16 महाजनपदों का उद्भव, 10 गणराज्यों का उद्भव, मगध के साम्राज्यवाद का उद्भव। हो गया। क्या नहीं दिख रहा है? मैं हट जाऊं? अरे ये बोलो बेटा कि हट जाओ। चलो हम पीछे जा रहे हैं, देखिए पीछे वाले बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, दिख तो रहा है साफ एकदम जो है। हाँ, किस वंश के बाद? हरियाग है, नंद है, मौर्य है। ठीक तो है। हो गया बेटा। आज बहुत लिखवाएंगे आप लोगों को। आज लिखवाएंगे कम, समझाएंगे ज्यादा। समझ गए तो चीजें सही रहेंगी। लेकिन देखिए आप लोग कितने होशियार हैं कि जब आपका काम हो जा रहा है तो मास्टर से करें साइड रहिए, चलिए साइड में। नो, जब ये बोर्ड भर गया तो चलिए साइड में।
हो गया? हाँ बेटा। कौन दीदी? पड़ गए दीदी के चक्कर में अभी। मैं मना करता हूं भैया दीदी से सावधान रहो, लेकिन नहीं माने। अरे आप खुद कहिए मैडम, मैं समझाऊंगा। पुलीक। हाँ समझो। क्लास छोड़ने के बाद तो कितना दिक्कत होती है, जरा सोचो। न होती है ना? तब बताओ। हमने कहा बेटा, ये वाला समझाना है आपको। देखो बेटा, याद रखना, दो तरह से क्वेश्चन मगध के वंशों को लेकर बनता है। एक पूछता है कि महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध के वंश कौन से हैं, और पूछता है दूसरा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ। अगर महाभारत और पुराण के हिसाब से पूछेगा तो पहला वंश बृहद्रथ वंश होगा। ठीक है बेटा, आपने जरासंध का नाम सुना होगा, महाभारत में जरासंध को देखा होगा। ठीक है, तो बेटा वहां पर अगर आप देखोगे महाभारत एवं पुराणों के अनुसार पूछेगा तो पहला वंश बृहद्रथ वंश, दूसरा वंश हर्यक वंश आएगा। ठीक है बेटा, और तीसरा शिशुनाग आएगा, इसके बाद नंद वंश, नंद के बाद मौर्य आएगा। ठीक है, लेकिन बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार पहला वंश कौन सा होगा बेटा? बृहद्रथ खत्म हो जाएगा, हर्यक से आ जाएगा। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इसके बाद शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। यही क्रम आता जाएगा। बस क्रम बेटा याद रखो, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आप लोग पॉइंट कर लीजिए बेटा। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद को पॉइंट करिए बेटा। एक तरफ लिखिए महाजनपद, एक तरफ लिखिए महाजनपद, और दूसरी तरफ लिखिए राजधानी। महाजनपद और राजधानी। महाजनपद और राजधानी को आप लोग पॉइंट कर लीजिए। पहले महाजनपद का नाम लिखिए काशी, काशी, और इसकी राजधानी वाराणसी। जो पता है इसको छोड़ दें? बताओ। काशी। हाँ, काशी की राजधानी कहां है बेटा? वाराणसी। अगला बनाइए बेटा कौशल। कौशल के दो हिस्से होंगे बेटा, एक होगा उत्तरी कौशल और दूसरा होगा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल दो हिस्से होंगे बेटा, याद रखिएगा। कौशल के दो हिस्से हैं, उत्तरी कौशल और दक्षिणी। उत्तरी कौशल की राजधानी बेटा होगी साकल, शाकल। और दक्षिणी कौशल की राजधानी होगी श्रावस्ती, श्रावस्ती। अगला है महाजनपद अंग। 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 अंग की राजधानी लिख लीजिए चंपा। अगला बेटा हो जाएगा महाजनपद मगध। मगध। मगध की राजधानी लिख लीजिए बेटा राजगृह या गिरिव्रज। गिरिव्रज या पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अगला लिखिए बेटा वत्स।
महाजनपद में क्या होगा? वत्स। और उसकी राजधानी लिखिए कौशांबी। अगला लिखिए बेटा चेदी। चेदी, चेदी वंश। इसकी राजधानी लिखिए बेटा शुक्तिमती। शुक्ति मती। शुक्ति मती, ध्यान दीजिएगा बेटा, शुक्तिमती करिएगा, या इसी को कहते हैं सुख्तमती। सुख्तमती, शुक्तिमती या सुख्तमती। अगला बेटा है अवंती। अवंती, ध्यान देना बेटा, अवंती के दो हिस्से होंगे, उत्तरी अवंती, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन है। कहां है बेटा? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। महिष्मती। महिष्मती। तुम कुछ भी लिखो, सब चल जाएगा, मेरा लिखना नहीं चलेगा। हाँ। अगला बेटा लिखिए कुरु। कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहां है बेटा? इंद्रप्रस्थ। अब बेटा आ जाइए पांचाल। पांचाल है बेटा, पांचाल के दो हिस्से हैं, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी लिखिए अहिछत्र। अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी है कांपिल्य। कांपिल्य। अगला लिखिए बेटा मत्स्य। अगला महाजनपद का नाम क्या है बेटा? मत्स्य। मत्स्य। और मत्स्य की राजधानी लिखिए विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहां है बेटा? विराटनगर। अगला लिखिए सुरसेन। अगला महाजनपद है सुरसेन। उसकी राजधानी है मथुरा। अगला है बेटा अश्मक। अश्मक। इसकी राजधानी है पोटन। पोटन या पोटिल। क्या है बेटा? पोटन या पोटिल या प्रतिष्ठान। पोटन या पोटिल या प्रतिष्ठान अस्मक की राजधानी है। अगला है बेटा गांधार। गांधार। और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। अगला है बेटा कंबोज। कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक या रायपुर। हाटक या रायपुर।
अगला है बेटा वज्जी। वज्जी, वज्जी की राजधानी है वैशाली। वज्जी की राजधानी है वैशाली। और अगला है, अंतिम है मल्ल। मल्ल, मल्ल की राजधानी है कुशीनारा या पावा। कुशीनारा या पावा। अब बेटा आप लोग पॉइंट कर लीजिए 10 गणराज्य। 10 गणराज्यों को पॉइंट कर लीजिए बेटा। 10 गणराज्य। पहला लिखिएगा बेटा कपिल वस्तु के शाक्य। कपिल वस्तु के शाक्य। पहला है कपिल वस्तु के शाक्य। दूसरा है शुमशुमारपुर। शुमशुमारपुर के भग्ग। शुमशुमारपुर के भग्ग। तीसरा है अलकप के बुली। अलकप के बुली। अलकप के बुली। अगला है केशपुत के कलाम। केशपुत के कलाम। केशपुत के कलाम। अगला है रामग्राम के कोलीय। रामग्राम के कोलीय। अगला है बेटा कुशिनारा के मल्ल। कुशिनारा के मल्ल। कुशिनारा के मल्ल। अगला है बेटा पावा के मल्ल। पावा के मल्ल। अगला है पिपली वन के मोरीय। पावा के मल्ल के बाद पिपली वन के मोरीय। पिपली वन के मोरीय। अगला है वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। और अंतिम है मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह। ठीक है बेटा।